अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 23 मार्च 2022 बरोज़ बुध शाम 7 बजे आप प्रोग्राम देख रहे होंगे। आज भी दफ्तर बैठा हूँ मैं। वैसे तो छुट्टी है। सुबह का नाश्ता बड़ा ज़बरदस्त लाहौरी नाश्ता किया और फिर ज़रा हॉस्पिटल जाना था। भतीजे का एक्सीडेंट हो गया था और फिर साथ साथ ही वो ख़बरें तो रात से अंदाज़ा हो गया था। जो एक लड़ाई चल रही थी रात, मैंने जिक्र कर दिया था बेंच की तश्कील के हवाले से। और प्लानिंग देखें, जिस किसी ने कहने की ज़रूरत नहीं है, भारे को पता है कि पहले ट्रोलिंग चलाई गई, ख़बरें चलाई गई बेंच की तश्कील के हवाले से कि जैसे काजी फ़ाइज़ को साइड पर रखा गया और फिर वो ख़त भी मंजर आम पर आ गया। कमाल की बात है। मैं प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपको तारीख के झरोखे में लेके जाना चाहता हूं, आपको सच याद रहे। जब सदर ने सदारती रेफरेंस आर्टिकल 209 के तहत बैकग्राउंड पे चल रहा होगा, वो 427 वाला रेफरेंस है। अब वही शहजाद भट्ट ने भेजा था और वो क्या था? वो यही था कि ये ख़त लीक कर दिए गए। जो सदर को ख़त लिखे गए वो लीक कर दिए गए। तारीख का हिस्सा है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने वो जो रेफरेंस आया था वो इनके सामने रखा, इन्होंने नोट बनाए वहाँ से जस्टिस का, और ये लिखा हुआ है उसके अंदर 427 के रेफरेंस में लिखा हुआ और बैकग्राउंड पे वो चल रहा होगा आपके लिए। मैं आगे चलने से पहले तारीखी तौर पर आपको चीज़ें सामने रखना चाहता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। ये तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि एक जज साहब इस तरह कंट्रोवर्शियल जज बन चुके हैं ये। और ख़त जिस तरह लीक हुए, फिर एक ख़ास मखसूस लोगों के हाथ आए, इस पे रेफरेंस फाइल हुआ। उस रेफरेंस में पढ़ने वाला है, वो बैकग्राउंड पे चल रहा हूँ, कॉपी चाहिए होगी आप सब लोगों को दे देता हूँ। पूरी तारीख बयान कर दिया जैसे काजी फ़ाइज़ के हवाले से। और जो कि लीक और तो किसी ने नहीं किए थे, या तो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस है या जज साहब के अपने स्टाफ के हवाले से कह सकते हैं। और ये मिसकंडक्ट के ज़िम्मे में आता है। और अब जो नया ख़त लिखा है ये भी मिसकंडक्ट के ज़िम्मे में आता है। मैंने रात ही को बाकायदा ट्वीट कर दिया था और मैंने क्या कहा था, रूल 11 रात को बैकग्राउंड पे चलाया है मैंने, मैं फिर दोबारा चलाता हूँ। रूल 11 जो चीफ जस्टिस का इस्तेहकाक है। मास्टर ऑफ द रोस्टर कौन है? चीफ जस्टिस है। चीफ जस्टिस, ये समझिएगा बात को। और ये कौन होते हैं फैसला करने वाले? इनका क्या ताल्लुक है कि बेंच कैसे तश्कील होना है, किसको तश्कील होना है? और फिर लोग सवाल करते हैं ना हुदैबिया केस का। और मैं क्या कह सकता हूँ इस हवाले से आपको। फिर मैंने साथ आपको एक और बात भी बताई थी कि इन्होंने कहा एक बेंच बना नज़रसानी के हवाले से, जब दायर की नज़रसानी में वही जज जाने चाहिए जिन्होंने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दिया, मर्जी का बेंच बनाना है। मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने गया, सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा इस पर होल्ड कर दिया कि मास्टर ऑफ द रोस्टर जो है वो चीफ जस्टिस है। वो एक पेज जो है ना रिपोर्टेड जजमेंट बैकग्राउंड पे मैं वो भी चला रहा हूँ। रात भी मैंने आपको लाऊंगा लिए आसानी के लिए रखी थी। अपना यानी मेरे गुज़श्ता प्रोग्राम कहते रात के बजाय गुज़श्ता प्रोग्राम में मैंने सामने रखी थी ताकि आपको समझ आ सके। बैकग्राउंड पे फिर चला रहा हूँ कि ये जो एक बाकायदा ट्रोलिंग की गई, और ये ट्रोलिंग के हवाले से जो बातें आ रही हैं वो मरीम नवाज़ सोशल मीडिया के हवाले से, और उठा कर देख लें FIA की खामोशी बालातर है, समझ से बालातर है। इसमें इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करके वो आपको सामने निकल आएंगे। मरीम नवाज़ का सोशल मीडिया टीम है जिसने ये सारी मैनूवरिंग की है, जिन्होंने ये सारी प्लानिंग की है। यानी अदालतों को भी मुतनाज़ा बना दे भी। वो जजेज एक ऐसे हैं, इनके बारे में तो वाज़ेह तौर पर कहा था कि वज़ीर इमरान खान के खिलाफ कोई केस ही ना सुने। ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स मौजूद हैं जो हर एक में सू मोटो लेने आ जाते थे और कुछ ज़ाती ग्रज निकाल रहे हैं कि मेरे खिलाफ रेफरेंस क्यों दायर किया। और रेफरेंस आज भी ज़िंदा है। मैं बता दूँ आपको, मैं अभी गुफ्तगू नहीं करना चाहता। इनकी मिसेज तो डिक्लेयर ही नहीं किया, तो वो तो इन्हीं के बाद जिम्मे आएंगी। ना डिक्लेयर किया, ना ट्रेल दिखाया, कैसे परचेज़ किया, और जॉइंट अकाउंट था, वो सब मिस डिक्लेरेशन मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में आती हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास एक रेफरेंस नज़र चौहान ने भेजा है, अभी तक पता नहीं क्यों टेकअप नहीं हुआ। वो टेकअप होना चाहिए। अब आते हैं जो इनकी, फिर मैं जवाब भी देता हूँ।
इन्होंने बेंच की तश्कील पर तहफ़्फ़ुज़ का इज़हार दिया। आप कौन है जी तहफ़्फ़ुज़ पे तश्कील देने वाले आप? और अगर ख़त है तो ख़त को अंदर रखे ना। या पॉलिटिकल यानी पोलिटिसाइज़ कौन कर रहा है? ये सिर्फ पोलिटिसाइज़ करने के लिए मैं कोड ऑफ कंडक्ट चाह रहा हूँ जजेस का आर्टिकल 209 के तहत, ज़रा वो सारे पढ़ लीजिएगा। जस्टिस काज़ी फाइसा ने फिर अपने लिए जो है ना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का रास्ता खोला है। यानी एक तो पहले कंट्रोवर्सीज, इलीगैलिटीज़ अब फिर मौजूद है। और मैं यहाँ ये भी हक पे जाने वो मैंने एक ट्विटर स्पेस पे कहा, बल्कि दोस्तों ने कहा वहाँ, सीना ईसा का इंटरव्यू उस वक्त बड़ा टाइमली क्यों आया, फिर जिस तरह तैयारी करवाई गई, जिस तरह प्लानिंग की गई, बड़ी वैल्यू इंटरव्यू थोड़ा था, वो तो प्रॉक्सी एक इंटरव्यू था जो प्लान के साथ चलाया गया। अब इन्होंने कह रहे हैं सुधारती रेफरेंस पर पूरी कौम की नज़रें हैं। और यार इतने अहम केस के लिए किसी ने जैसे मुशावरत नहीं की। जस्टिस जाजुल हसन भी सीनियर जज हैं, जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस जाजुल हसन। यानी ये अच्छा सुप्रीम कोर्ट रूल्स में चैलेंज कर रहा हूँ, बता दें सुप्रीम कोर्ट रूल्स में कहाँ लिखा है ये अच्छा नहीं लगता ये बात करते हुए। और बेंच के तश्कील के रूल्स को फॉलो नहीं किया गया। और ये अपनी तरफ से ख्वाहिश है ना, ख्वाहिश कि मुझे शामिल किया जाए, मुझे यानी मैं होना चाहिए इस बेंच का हिस्सा। फिर वो लोग हुदैबिया का सवाल करते हैं, फिर बड़ी तकलीफ़ होती है कुछ लोगों को। फिर साथ साथ ही वो कि रजिस्ट्रार अपने सिविल सर्वेंट उठा लिया। ओ भाई पहले इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में याद करें क्या मजाक बनाया हुआ आप लोगों ने भी। हर कोई सोशल मीडिया पे बैठ के और फुल बक रहा है, किस बात के लिए बक रहा है? यानी कोई ताल्लुक नहीं है इस बात का। और सुप्रीम कोर्ट बार की जो दरख्वास्त है ना वो आर्टिकल 184(3) के तहत है। ऑर्डर इनका अलहदा होगा, सुना गया जा सकता है। चलिए आसानी के लिए बता दूँ मैं, किसने कह दिया कि 184(3) का ऑर्डर भी वही होगा और 186 के तहत भी वही बात आएगी। 184 में ये सारी बातें पूछी गई हैं, साथ रेफरेंस में ओपिनियन लगाया गया। ओपिनियन और डेक्लेरेशन साथ दी जा सकती है, किसने कहा नहीं दी जा सकती है? इस बात को परेशानी इस बात की है ना, जिस किसी को भी सियासी जमातों को टोटल पॉलिटिकल एजेंडा है इस बात को। एक लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल आया है सुप्रीम कोर्ट के सामने, लेट द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड। आप कौन है? कमाल हो गया है। और जिस तरह की बातें करनी है, तकलीफ दे बातें हैं, दिक्कत और कोफ्त होती है इस हवाले से। मैंने तीनों सवालों के ख़ास जवाब दे दूं। पहली तो बात है रेफरेंस रजिस्ट्रार ऑफिस में फ़ाइल हुआ, नंबर हुआ। और कई दफ़ा ऐसा होता है हम कोर्ट के अंदर बात करते हैं और सीएम आ जाती है पहले, नंबर बाद में लग जाता है, पता नहीं हम क्यों। यानी उसे परेशानी क्या है, किस बात की परेशानी? ओपिनियन लिया, इकट्ठा आके ऑर्डर आया, ऑर्डर बाकायदा जारी हुआ, ऑर्डर बैकग्राउंड में मैं चला रहा हूँ वाला ऑर्डर भी, जिसमें इन सब चीज़ों को सामने रख के अदालत ने वो बातें सारी कहीं, ताकि आप लोगों को समझ आ सके, कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। और इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पर जो है ना, अब प्रेस एसोसिएशन जो सुप्रीम कोर्ट की, उन सब से मुलाकात हुई और मौजूदा सूरत हाल और सुप्रीम कोर्ट का, ये वज़ीर इमरान खान की बात कर रहा हूँ। और जो जिस तरह कहा है वो ज़हन में रख लीजिएगा, मैं आपके सामने पढ़ दूँ। मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तानी सियासत का 12वां खिलाड़ी है। नवाज शरीफ ने लिफाफा सहाफ़त का आगाज़ किया क्योंकि उसको बात तो करनी आती थी। वो लिफाफे देकर सहाफ़ियों से कहता था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझसे मुश्किल सवाल ना पूछना। मीडिया का किरदार होना चाहिए, बदकिस्मती से मीडिया वो किरदार अदा नहीं कर रहा, बिल्कुल 100% है। कुछ मीडिया मालिकान के बिज़नेस इंटरेस्ट है, वो इमरान खान के मेरे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अभी तो लड़ाई शुरू ही नहीं हुई। अब कुछ जा रहे हैं मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, वो सवाल बात करेंगे, अभी तो लड़ाई शुरू नहीं, इस्तीफ़ा किस बात का दूँ मैं? ये कहना मेरी तौहीन है कि मैं सरेंडर कर दूँ। और ऊपर भी कहा है, ये कहने वाले मुझसे, मैं दोबारा पढ़ता हूँ, अभी तो लड़ाई शुरू नहीं हुई और मैं इस्तीफ़ा दूंगा। सदीक जान ने ट्वीट किए हैं जो कि मौजूद होंगे, मैं इसलिए वही बात चला रहा हूँ। ये कहने वाले फिर मुझे जानते ही नहीं, ये कहना मेरी तौहीन है कि मैं सरेंडर कर दूंगा। अपोजिशन को मालूम ही नहीं कि अदम एतमाद के दिन उनके कितने लोग रह जाएंगे। आखिरी कार्ड अदम एतमाद के दिन की सुबह भी आ सकता है। इस्तीफ़े की बातें करने वाले मुझे जानते ही नहीं, आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। अब इसमें खुफिया वीडियो, ट्रम्प कार्ड, अदम एतमाद, मसूब मुस्तफ़ी होने के इक़दामात और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के हवाले से, ये जनरल फैज़ हमीद साहब, बड़ी बातें हम सुन रहे हैं इस हवाले से। और बाकायदा हमारी जो है ना, ख़ास तौर पर जो है अपोजिशन पहले ही अपने सारे कार्ड शो कर चुकी है और अपोजिशन की सियासत ख़त्म होने जा रही है। फ़ौज के साथ आज भी अच्छे ताल्लुकात हैं,
और पाकिस्तानी फ़ौज के अगेंस्ट ISI के जो ये ट्रोलिंग चल रही है, ये भी मरीम नवाज़ और कुछ बाहर के लोग हैं वो बाकायदा प्लानिंग से सारी ट्रोलिंग कर रहे हैं। क्या इस बात की इजाज़त दी जा सकती है? बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जा सकती है। तकलीफ़ और कोफ्त यही होती है कि आइन और कानून की बात करें, क्या इशू है? यानी आप अगर इस तरह की बातें करेंगे जो आइन और कानून से बालातर हैं, क्या उसकी इजाज़त दी जा सकती है? क्यों कंट्रोवर्सी जनरेट की जा रही है? बेहतरीन बेंच है यहाँ भाई, मैं बता दूँ आपको, चारों सूबों से एक-एक जज, और क्या चाहते हैं आप? आपकी पसंद और नापसंद से बेंच बनने हैं। फिर वो सवाल आएगा कि जस्टिस मंजूर मलिक ने क्या किरदार अदा किया। ये छोड़ दें, इंसानों को ना बंद ही रहने दें, कुछ चीज़ों को ज़्यादा बेहतर होंगी। तकलीफ़ होती है इस बात की और बड़ी कोफ्त होती है। मैंने जैसे जस्टिस अतरमिल्ला की कोर्ट में कहा ना, कमल शोज़ब के हवाले से कि इसकी मीडिया कवरेज रोक दी जाए, जैसे हुदैबिया पेपर के केस में अंदर हुआ था। और अपनी जुरिसडिक्शन मर्जी से जिस तरह मर्जी करते हैं, पैरामीटर के अंदर ये काम नहीं हो रही है सारे। और मौजूदा चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस उमर अता मेंदयार ना सिर्फ नेक इंसान है, बहुत बड़े आदमी हैं, दीन पे चलने वाले आदमी, मुल्क के साथ खड़े हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ऐसी बात ज़हन से निकाल दें। दिक्कत क्या हुई? वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन धमकियों पे आ गई ना। ये आप कौन है? सारा बार काउंसिल और बार एसोसिएशन ने पोलिटिसाइज़ किया हुआ है इस सारे मसले को। जाके वकला के लिए बात करें आप तो सियासी जमातों के करंदे बने हुए हैं। और साथ साथ फिर उन्हें बार काउंसिल को भी ख्याल आ गया, वो भी यानी प्रेशर डालने के लिए कि जनाब सीनियरिटी ऑफ जजेस, कौन सा सीनियरिटी ऑफ जजेस? आपके सामने वो सारी मैं तफसीलात रख सकूँ। इजाज़त चाहूँगा, सुबह में मज़ीद तफसीलात बताऊँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।